आज हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 2021 के अर्थशास्त्र के पेपर पर एक नजर डालने वाले हैं। बिल्कुल। ये कक्षा 12वीं का सेट ए है। बिल्कुल, और हम एक एक करके हर प्रश्न को और उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो चलिए खंड अ से शुरू करते हैं। जी। पहला सवाल है अर्थशास्त्र की भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। हाँ, ये प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा है। 1890 में आई थी। उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। साधारण व्यवसाय में इसका मतलब क्या हुआ? मतलब अर्थशास्त्र सिर्फ पैसे का अध्ययन नहीं है, ये इस बात का अध्ययन है कि इंसान धन का इस्तेमाल करके अपना भौतिक कल्याण कैसे बढ़ाता है। जैसे भोजन, कपड़ा, मकान। बिल्कुल, फोकस धन से हटकर मनुष्य पर आ गया। अच्छा, अब अगला सवाल है जो बहुत दिलचस्प है। जी, फर्म के संतुलन की शर्तें कौन सी हैं? ये एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल है। एक फर्म संतुलन में तब होती है जब उसका मुनाफा मतलब प्रॉफिट सबसे ज्यादा हो। और ये कैसे पता चलता है? इसकी दो मुख्य शर्तें हैं। पहली तो सीधी है, सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होने चाहिए। MR = MC? हाँ, MR = MC। मतलब एक और यूनिट बनाने से जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो उसे बनाने के एक्स्ट्रा खर्चे के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये तो समझ आया, लेकिन इसकी एक दूसरी शर्त भी है कि सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटे। ये थोड़ा टेक्निकल लगता है। हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी एक बेकरी है। MR = MC वो पॉइंट है जहां आपका मुनाफा एकदम टॉप पर है। अब ये नीचे से काटने वाली शर्त बस ये पक्का करती है कि आप उसी टॉप पर रुक जाएं। अच्छा। अगर आप उस पॉइंट के बाद एक और केक बनाते हैं तो उसे बनाने का खर्चा मतलब MC उसे बेचने से मिलने वाले पैसे यानी MR से ज्यादा हो जाएगा। तो फिर तो नुकसान होने लगेगा। बिल्कुल। तो ये शर्त एक तरह का स्टॉप साइन है कि भाई मुनाफे के शिखर पर पहुंच गए हो, अब यहीं रुको। बहुत बढ़िया। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। हस्तांतरण आय के 2 उदाहरण। हस्तांतरण आय मतलब ट्रांसफर इनकम। ये वो पैसा है जो बिना किसी उत्पादक सेवा के मिलता है। एक तरफा भुगतान। हाँ, एक तरफा। जैसे वृद्धावस्था पेंशन सरकार बुजुर्गों को देती है, उसके बदले में वो कोई काम नहीं कर रहे। और दूसरा हो गया छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप। ये छात्रों को पढ़ाई के लिए मिलती है। ठीक है। अब चौथा प्रश्न है प्राथमिक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है? प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर अर्थव्यवस्था की नींव है। इसमें वो सारे काम आते हैं जहां हम सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे खेती करना, खेती, मछली पालन, खनन यानी माइनिंग, ये सब इसी में आते हैं। इसीलिए इसे कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी कहते हैं। समझ गई। और पांचवा सवाल है व्यापारिक बैंकों के 2 प्राथमिक कार्य। कमर्शियल बैंक्स के 2 सबसे जरूरी काम हैं। पहला, जमा स्वीकार करना, मतलब हम लोगों से पैसे लेना। हाँ, हम अपनी बचत सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या FD में जमा करते हैं। और दूसरा काम? दूसरा है ऋण देना। बैंक उसी जमा किए गए पैसे से जरूरतमंद लोगों, किसानों, व्यापारियों को लोन देते हैं और उसी से वो अपना मुनाफा कमाते हैं। बिल्कुल। तो ये था खंड अ। अब आते हैं खंड ब पर। छठा प्रश्न आंकड़ों पर आधारित है। इसमें कुल स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत निकालने को कहा गया है। हाँ, तो इसमें हमें एक टेबल दी गई है। सबसे पहले निकालते हैं कुल स्थिर लागत यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इसका सीधा नियम है, जब उत्पादन 0 होता है तब जो कुल लागत होती है वही TFC होती है। तो यहाँ पर वो 40 रुपए है। सही। और ये उत्पादन के हर स्तर पर 40 ही रहेगी, ये बदलती नहीं है। और औसत परिवर्तनशील लागत मतलब AVC। AVC का फॉर्मूला है TVC को Q से भाग देना। तो पहले हमें TVC यानी कुल परिवर्तनशील लागत निकालनी होगी। और वो कैसे निकलेगी? TVC होता है कुल लागत माइनस कुल स्थिर लागत, TC TFC। तो जैसे उत्पादन की पहली यूनिट पर कुल लागत 80 रुपए है तो TVC होगा 80 40 यानी 40। और AVC हो जाएगा 40 को 1 से भाग देने पर 40। TVC होगा 702 यानी 35। बिल्कुल। चलिए अब 7वें प्रश्न पर। एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता में कोई 3 अंतर। इन दोनों बाजार में जमीन आसमान का फर्क है। पहला तो है विक्रेताओं की संख्या का। पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत ज्यादा विक्रेता होते हैं। हाँ, जैसे सब्जी मंडी, किसी एक का कीमत पर कोई कंट्रोल नहीं होता, वो कीमत स्वीकारक यानी प्राइस टेकर होते हैं। और एकाधिकार में मोनोपोली में सिर्फ एक विक्रेता होता है,
पूरे बाजार का राजा, वो कीमत निर्धारक यानी प्राइस मेकर होता है। वो अपनी मर्जी से कीमत तय कर सकता है। हाँ, दूसरा फर्क है वस्तु की प्रकृति। पूर्ण प्रतियोगिता में सब एक जैसी समरूप चीजें बेचते हैं। एक किसान का गेहूं दूसरे के जैसा ही है। बिल्कुल। लेकिन एकाधिकार में वस्तु अनोखी होती है, उसका कोई करीबी विकल्प नहीं होता। और तीसरा अंतर? ठीक है, अब 8वां सवाल, मध्यस्तरीय वस्तुओं और अंतिम वस्तुओं में अंतर बताइए। ये मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। कोई आसान सा उदाहरण है? जरूर। दूध का उदाहरण लेते हैं। जब एक हलवाई मिठाई बनाने के लिए दूध खरीदता है, तो वो दूध एक मध्यवर्ती वस्तु है। क्योंकि वो अभी उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा है। हाँ, उसमें अभी और वैल्यू ऐड होनी है। लेकिन जब हम और आप घर पर पीने के लिए दूध खरीदते हैं, तो वो अंतिम वस्तु है, फाइनल गुड। उसका अंतिम उपभोग हो रहा है। बिल्कुल। एक और बड़ा अंतर यह है कि मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता। अच्छा, क्यों? ताकि दोहरी गणना की समस्या ना हो। अगर हम दूध की कीमत भी जोड़ें और फिर मिठाई की भी, तो दूध 2 बार गिना जाएगा। समझ गई। इसलिए सिर्फ अंतिम वस्तुओं का मूल्य ही शामिल होता है। सही। अगला प्रश्न, 9वां, केंद्रीय बैंक के कोई 3 कार्य। केंद्रीय बैंक जैसे भारत में आरबीआई देश का सबसे बड़ा बैंक है। इसका पहला और सबसे बड़ा काम है नोट जारी करना, करेंसी छापने का एकाधिकार। हाँ, इससे मुद्रा में एक रूपता बनी रहती है। दूसरा काम है ये सरकार का बैंकर है। मतलब ये सरकार के खाते संभालता है। हाँ, सरकार का पैसा जमा करता है, जरूरत पड़ने पर सरकार को लोन भी देता है। और तीसरा? तीसरा सबसे जरूरी काम है साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल। इसका मतलब बाजार में पैसे की सप्लाई को कंट्रोल करना। बिल्कुल। मौद्रिक नीति के जरिए जैसे रेपो रेट को बदल के ये महंगाई और मंदी को नियंत्रित करता है। अब 10वां प्रश्न, भुगतान शेष और व्यापार शेष में क्या अंतर है? अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। व्यापार शेष यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड एक छोटा हिस्सा है। इसमें सिर्फ दृश्य मदों यानी वस्तुओं के निर्यात और आयात का हिसाब होता है, जो चीजें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। हाँ, जबकि भुगतान शेष बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक बहुत बड़ी तस्वीर है। इसमें सब कुछ शामिल होता है। हाँ, इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाएं जैसे सॉफ्टवेयर, टूरिज्म और हर तरह का निवेश और कर्ज भी शामिल होता है। तो व्यापार शेष भुगतान शेष का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल। व्यापार शेष एक संकीर्ण धारणा है, भुगतान शेष एक व्यापक धारणा है। चलिए अब आते हैं अंतिम खंड स पर। प्रश्न 11 है, मांग की कीमत लोच को मापने की आनुपातिक विधि की व्याख्या। आनुपातिक विधि को प्रतिशत विधि भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सीधा है। मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से भाग दे दिया जाता है। ED is equal to minus percentage change in quantity demanded, percentage change in price. एकदम सही। इसका एक विस्तृत फॉर्मूला भी है। ED is equal to minus in bracket PQ into डेल्टा Q डेल्टा P। इसी में एक वैकल्पिक न्यूमेरिकल भी है। हाँ, उसमें दिया है कि एक वस्तु की 50 इकाइयां 4 रुपए प्रति इकाई पर खरीदी जाती हैं। और जब कीमत 25% गिर जाती है तो मांग 100 इकाई हो जाती है। तो चलिए इसे हल करते हैं। पहली कीमत है P 4 रुपए, पहली मात्रा Q है 50, कीमत 25% गिरी, मतलब 4 का 25% हुआ 1 रुपया। तो नई कीमत P1 हो गई 3 रुपए। और नई मात्रा Q1 है 100। तो कीमत में बदलाव डेल्टा P हुआ -1 और मात्रा में बदलाव डेल्टा Q हुआ 50। अब इसे फॉर्मूले में रखते हैं। ED is equal to -40/50 into 50/-1। तो 50 से 50 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, तो ED is equal to 4। क्योंकि ये 1 से ज्यादा है तो मांग अत्यधिक लोचदार है। मतलब कीमत में थोड़े से बदलाव से मांग में बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। बिल्कुल। अब प्रश्न 12, पूर्ण प्रतियोगिता में अल्पकाल में फर्म के संतुलन की व्याख्या। अल्पकाल में संतुलन की शर्तें तो वही रहती हैं, MR is equal to MC, और MC वक्र MR को नीचे से काटे। जी। लेकिन अल्पकाल में एक फर्म को 3 में से कोई एक स्थिति मिल सकती है। कौन कौन सी? पहली है असामान्य लाभ, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ये तब होता है जब आपकी औसत आय AR औसत लागत AC से ज्यादा हो। मतलब हर यूनिट पर मोटा मुनाफा। हाँ। दूसरी स्थिति है सामान्य लाभ, नॉर्मल प्रॉफिट, हाँ, जब AR और AC बराबर होते हैं। इसे नो प्रॉफिट नो लॉस भी कहते हैं। हाँ, पर इसमें उतना प्रॉफिट शामिल होता है जिससे आप बस बिजनेस में बने रहें। और तीसरी स्थिति? तीसरी है न्यूनतम हानि, मिनिमम लॉस, जब बाजार में कीमतें गिर जाती हैं और AR AC से कम हो जाता है। तो इसमें तो फर्म को नुकसान हो रहा है। हाँ। लेकिन फर्म तब तक उत्पादन जारी रखेगी जब तक उसे कम से कम अपनी परिवर्तनशील लागत यानी AVC मिल रही है। अच्छा,
जब तक रोज का खर्चा निकल रहा है। बिल्कुल। इसी में एक और सवाल है, पूर्ति के नियम की व्याख्या। पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई, बहुत सरल है। ये कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी चीज की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और कीमत कम होने पर? पूर्ति कम हो जाती है। हाँ, कीमत और पूर्ति में सीधा यानी धनात्मक संबंध होता है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। एकदम सही। पूर्ति वक्र बाएं से दाएं ऊपर की ओर उठता है, जो दिखाता है कि ज्यादा कीमत पर उत्पादक ज्यादा बेचना चाहते हैं। अब आते हैं अंतिम प्रश्न पर। राष्ट्रीय आय को मापने की व्यय विधि की व्याख्या कीजिए। व्यय विधि एक्सपेंडिचर मेथड का लॉजिक ये है कि एक साल में देश में जो भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं बनी, उन पर हुए कुल खर्च को जोड़ लिया जाए। तो इसमें कौन कौन से खर्चे आते हैं? इसमें 4 मुख्य घटक हैं। पहला, निजी अंतिम उपभोग व्यय, जिसे हम सी कहते हैं। हम लोगों का खर्चा। हाँ। दूसरा, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जी। तीसरा, निवेश यानी सकल घरेलू पूंजी निर्माण आय। और चौथा है शुद्ध निर्यात X-M, यानी निर्यात और आयात का अंतर। इन चारों C प्लस I प्लस G प्लस X-M को जोड़कर हमें मिलता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP-MP। और इसका जो वैकल्पिक प्रश्न है वो एक न्यूमेरिकल है। हाँ, इसमें हमें बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP-MP निकालना है। आंकड़े दिए हुए हैं। तो पहला स्टेप है, हम तीनों क्षेत्रों की शुद्ध मूल्य वृद्धि को जोड़ेंगे। 60,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000। ये हो गया 1,30,000 करोड़। ये क्या निकला? ये है साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद NDPFC। अब हमें NNPP निकालना है। तो हम NDPFC में शुद्ध अप्रत्यक्ष कर NIT और विदेशों से शुद्ध साधन आय NFIA भी जोड़ेंगे। तो ये होगा 1,30,000 प्लस 20,000 प्लस -5,000, यानी 1,45,000 करोड़ रुपए। हाँ, तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद 1,45,000 करोड़ रुपए है। धन्यवाद।